हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत खरीफ क्रॉप के अंतर्गत हम लोग आज क्रॉप पढ़ा जाएगा कल्टीवेशन ऑफ मेज क्रॉप। क्या मेज क्रॉप का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं मेज क्रॉप का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या क्या हम लोग को मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पहले उसका नाम जानेंगे। तो इसका नाम जो है इंडिया में कॉर्न या फिर इंडियन कॉर्न, अमेरिकन कॉर्न और मक्का हिंदी में बोला जाता है, भुट्टा बंगाली में और जोन्हरा तेलुगु में बोला जाता है। तो ये सभी नाम इसके हैं। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। क्या थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, किसके बाद? गेहूं और राइस के बाद। तो पॉइंट नोट करिएगा स्टूडेंट्स कि ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जो कि ग्लोबली जो है मेज को क्या कहा जाता है? सीरियल्स की रानी कही जाती है। मतलब कि फसलों में ये जो सीरियल फसल होती हैं इसकी क्वीन ऑफ सीरियल कही जाती है। ओके, पॉइंट सेकंड कि क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है। उसके बाद इसमें बात यह होती है कि इसकी जो जेनेटिक यील्ड के कारण इसकी जो पोटेंशियल होती है वो बहुत अच्छी होती है, यील्ड बहुत अच्छा होता है, यील्ड पोटेंशियल। उसके बाद मेज की बात करें, मेज का टर्म कहाँ से आया था? तो मेज का टर्म टियानो लैंग्वेज से, जो कि अरैक्वन लैंग्वेज में ख़त्म हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है, उस मैहिज से लिया गया है। इसको प्री कोलंबियन अमेरिका में बहुत ज़्यादा मतलब यूज किया जाता था इस शब्द को। और आज के ज़माने में ना मेज जो है स्टेपल फूड के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्या स्टेपल फूड के रूप में। और उसके बाद फीड फॉर लाइव स्टॉक, क्या जो लाइव स्टॉक्स हैं उनके लिए फीड के रूप में। उसके साथ कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अगर बात करें ह्यूमन फूड के इंडिया में, तो ह्यूमन फूड 25%, पोल्ट्री फीड 49%, एनिमल फीड 12% और उसके बाद इंडस्ट्रियल में 12% का यूज किया जाता है। तो ये है इसका प्रोडक्शन, मतलब कि इसका यूज कैसे किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बात करें हम लोग इसके ओरिजिन की, तो इसका नॉर्मली ओरिजिन मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको। नोट करिए पॉइंट कि ओरिजिन जो है इसका मैक्सिको है। बात करें इसमें कुछ लोग मानते हैं कि पेरू, बोलिविया, इक्वेडर इसका इंडियन हाईलैंड्स मानते हैं, लेकिन मेन मैक्सिको है। बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मोस्टली ग्रोन किया जाता है यूएसए में, कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसकी ग्रोन मतलब कि कल्टीवेशन किया जाता है। बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसको मेनली कुछ क्लासेस में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर मेनली 7 क्लासेस दिखाए गए हैं, जो कौन कौन से हैं आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन डेंटकॉन। क्या डेंटकॉन, जिसे जिया में आइडेंटाटा कहा जाता है। सेकेंड वन फ्लिंटकॉन, इंडोराटा के नाम से। थर्ड वन स्वीट कॉर्न, जो कि सेकेराटा। फ्लोर कॉर्न, जो कि एमाइलाटा। पॉपकॉर्न, जिसे इवेराटा। और पॉडकॉर्न, ट्यूनिकेटा। वैक्सीकॉर्न, सेरिटिना। और ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेज। 7 क्लासिफिकेशन यहाँ दिए गए हैं और यही मेनली होते ही हैं। बात करें इसके क्लाइमेट की, तो ये जो क्लाइमेट है वार्म सीजन क्रॉप है, मतलब गर्मी में इसे 58 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ पे ग्रो किया जाता है, जो कि बात करें मीन सी लेवल से तो 3000 मीटर पर मीन सी लेवल पर ग्रो किया जाता है। इसके लिए बारिश की आवश्यकता जो होती है 750 से 1250 की एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। शॉर्ट डे प्लांट होता है। ऑप्टिमम लाइट कम से कम इसे 32.2 से 86.1 केलक्स चाहिए होता है। बात करें उसके ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो जर्मिनेशन की बात करें इसके टेम्परेचर की, तो वो 7 से 21 डिग्री सेल्सियस पर जर्मिनेट हो सकता है। इसके बाद बात करें इसके जर्मिनेशन अर्ली ग्रोथ, इसमें 15 से 27 डिग्री सेल्सियस, टेस्लिंग के समय 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहनी चाहिए। बात करें आगे हम लोग सॉइल की, इसको सॉइल कैसी ज़रूरत होती है, तो इसमें जो सॉइल है ये इसके लिए मेनली सैंडी लोम या फिर सिल्टी लोम सॉइल डिजायरेबल होता है। पीएच रेंज 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल से दूर हटना चाहिए, बचना चाहिए। ओके, बात करें हम लोग इसके वैरायटी की, तो इसकी जो वैरायटी हैं उसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं मेनली,
तो मेनली इसकी जो वेराइटीज़ हैं, कुछ कॉर्न टाइप है उस हिसाब से यहाँ पे वेराइटी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर HQPM1, HQPM5, HQPM7, HM4 प्रकाश, बेबी कॉर्न 1, माधुरी, प्रिया, जवाहर, ये सब कुछ मक्के के वेराइटी हैं। आगे हम लोग बात करें सीड और सोविंग, मतलब इसकी बुआई। तो इसकी बुआई के लिए जो है सोविंग की, तो सीड रेट जो होता है इसका 15 केजी प्रति हेक्टेयर हाइब्रिड सीड के लिए है, और नॉर्मली कंपोजिट सीड्स जो है उसके लिए 20 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग की बात करें 60 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर होता है, जिसका प्लांट पॉपुलेशन 83,333 प्लांट प्रति हेक्टेयर ग्रो होते हैं। सीड ट्रीटमेंट हम लोग अगर सीड बुआई कर रहे हैं तो उसे बेबिस्टान या कैप्टान से ट्रीट कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि सीड में कुछ प्रकार की बीमारियां नहीं आती हैं। सो बुआई करने के लिए रेज्ड बेड मेथड, फ्लैट बेड मेथड और रेज एंड फरो सोविंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, या तो उठी हुई क्यारी में बो सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट क्यारी में बो सकते हैं, या फिर रेज और फरो में भी बुआई कर सकते हैं। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इसे हो से या फिर हैंड वीडिंग कर देना चाहिए 17 से 18वें दिन पे बुआई के बाद, हर्बिसाइड अगर अप्लाइड नहीं किया गया है तो। अब प्री इमरजेंसी की बात करें, मतलब जमने से पहले एट्राजिन का छिड़काव कर सकते हैं। ये उसके साथ साथ पोस्ट इमरजेंसी में बात करें तो एलेंकार, मेटा एलेंकार और पेंडिमेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं आफ्टर सोविंग, 3 डे आफ्टर सोविंग। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र की, तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र में सबसे पहले तो मैन्यूर की बात करें तो 10 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग को मैन्यूर देना चाहिए। उसके साथ ही हम लोग को 150 70-70 एनपीके की मात्रा, उसके साथ 25 केजी जिंक का प्रति हेक्टेयर की मात्रा हम लोग को देनी चाहिए। उसके साथ अगर जिस तरीके का ग्रुप है आपका, उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं टेबल के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, बात करें हम लोग इसके वाटर मैनेजमेंट की, तो वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको दिखाया गया है। जैसे कि जर्मिनेशन है तो आपको इरिगेशन 1 से 14वें दिन में एक बार देना होगा। उसके बाद बात करें वेजिटेटिव स्टेज है 15 दिन से 39 दिन के बीच में, तो 3 से 4 बार सिंचाई कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज में 2 से 3 बार सिंचाई कर सकते हैं, और मैच्योरिटी स्टेज में अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 बार सिंचाई करेंगे। वहाँ पे कैसे करना है यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें हम लोग इसमें पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की, इसमें कौन-कौन से डिजीज और पेस्ट लगते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात है इसमें डिजीज और पेस्ट, तो सबसे पहले लगता है टर्की कम लीफ ब्लाइट, बैंडेड लीफ ब्लाइट और सीथ ब्लाइट मेनली लगते हैं। उसके साथ इसको हम लोग फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, बेविस्टान और कैप्टान, जो कि 1:1 में, जिससे कि उसमें काम हो सकता है। उसके साथ अगर हम लोग सीड का ट्रीटमेंट कर दें तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बात करें ब्राउन स्ट्राइप और डाउनी मिल्ड्यू का, तो इसे एप्रान 35 एसडी का छिड़काव करने से बचाया जा सकता है। उसके साथ है पीथियम स्टालक्राट और टर्माइट और सूट फ्लाई, तो इन्हें कैप्टान और इमिडाक्लोप्रिड से रिस्पेक्टिवली ट्रीट करके हम लोग अपने फसल को बचा सकते हैं। यील्ड की बात करें तो ये टेम्परेचर ट्रॉपिक्स के अनुसार होता है, कैसा टेम्परेचर ट्रॉपिक्स है वहाँ पर यील्ड होता है। तो यील्ड में अगर टेम्परेट है तो वहाँ पर 160 दिन में तैयारी होगी, जिसका मीडियम सबसे कम से कम यील्ड 3.5 हेक्टेयर और मैक्सिमम यील्ड 22 हेक्टेयर जिसका होता है। सब ट्रॉपिक्स की बात करें तो 135 दिन में तैयारी हो जाती है, और उसके बाद 1.8 टन प्रति हेक्टेयर से 12 टन प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। ट्रॉपिक्स में 112 दिन की तैयारी आती है, जो कि 1 टन से 8 टन की प्रति हेक्टेयर तैयारी आती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पीडीएफ, जिसमें आपको मेज के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिल चुकी होगी। अगर स्टूडेंट्स इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की इसमें कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।